हो गया अटेम्प्ट, समझा ना? चलिए जी, पहले मैं की शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, फिर हम आगे बात करेंगे। एंडोस्कोपी कब करेंगे? डेट और कंट इंडिकेटेड क्या है? ठीक है, स्टेरॉइड का कोई रोल या ठीक है, आप लोग, आपको पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। चलिए जी, यस, हाँ वो एक्सेप्शनल्स है। ये मैनेजमेंट, जो पहला क्वेश्चन था मैनेजमेंट का, तो आपने एबीसी करना था, रिससिटेट करना है, एक्सरे करना है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, परफोरेशन वगैरह तो नहीं है, एडमिट करना है और एनपीओ रखना है जब तक आप फर्दर स्टेप्स लेते हो। तो ये जस्ट वो ईआर वाला इनिशियल मैनेजमेंट है जो आपने स्टेप किया। एंडोस्कोपी आप कब करते हो? जैसा आप लोगों ने बताया कि 48 आवर के अंदर कर सकते हैं, पर पहले मरीज स्टेबलाइज हो जाए तो उसके बाद करें, कोई अर्जेंसी नहीं है, स्टेबलाइज कर दे तो। क्या क्या अवॉइड करना है? एनजी ट्यूब नहीं प्लेस करना, एमएसएस नहीं करवानी उनकी, ईटी प्लेसमेंट। अब अच्छा, ईटीटी प्लेसमेंट यूजुअली कहते हैं कि अवॉइड करें तो बेहतर है। उसकी रीजन ये होती है, अगर किसी को एयरवे कंप्रोमाइज है तो उनकी ट्रैकियोस्टोमी कर देगी, क्योंकि जब आप ईटीटी प्लेस करते हो उस वक्त कंप्रोमाइज एयरवे के लिए, तो फ्यू डेज ईटीटी पे रहने के बाद वहां पर फाइब्रोसिस हो जाते हैं और वो ईटीटी को अपने साथ लेरेंस पकड़ लेता है। ठीक है, और जब आप इंटरवीन करते हो ना, तो वो फाइब्रोसिस टाइम से और ज्यादा हो जाते हैं, फॉरेन बॉडी उसमें होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप प्लेस करें, ज्यादा लोग कहते हैं कि नहीं, अगर उसकी एयरवे कंप्रोमाइज है तो बेटर कि उसको टच न करें। ठीक है, फिर आप एंडोस्कोपी भी नहीं करते जब उसकी एयरवे इतनी कंप्रोमाइज, क्योंकि जब आप टच करते हो तो उसमें और ज्यादा चांसेस है कि उसकी लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए फाइब्रोटिक चेंजेस की वजह से। उसको टच न करें और ट्रैकियोस्टोमी करें। क्लासिफिकेशन आप लोगों को पता है कि जगर साहब यूज करते हैं हम, और 2A इंजरी थी, 2A थी। स्टेरॉइड रिकमेंडेड नहीं है, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, वैसे इसमें कोई रोल नहीं है, पर अगर उसके साथ सुपरएटरी इंफेक्शन आप मना कर दिया, उसका रिस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, बेरियम यूजुअली कंट्रास्ट हम नहीं करते, वो और इरिटेट कर सकता है, बेरियम रिकमेंडेड नहीं है। परफोरेशन सस्पेंशन के लिए आप एक्सरे करते हो, ठीक है, और एक्सरे पे आप क्या जी जी, वैसे बेरियम आप क्यों करेंगे? आप स्टेजिंग के लिए करेंगे तो स्टेजिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एंडोस्कोपी आजकल जो लेटेस्ट चीजें आई है उसमें आप अब सिटी करते हो ना, हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। सिटी सीजर का स्टेजिंग करते हो आप, गेस्टोग्राफी, और यूजुअली आप अवॉइड करते हो क्योंकि इरिटेशन हो सकती है। बेसिक कांसेप्ट क्या है, बेसिक कांसेप्ट आ जाते हैं आप कांसेप्ट के लिए पहले हम करते हैं क्या एडिशनल चीज है एंडोस्कोपी पे हम सब डायरेक्ट देखें तो लेकिन डायरेक्ट चीज क्यों देखें? हाँ, ठीक है, मेरे एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या देगा? ये बात कर रहे हैं कि अगर आप सोच लें कि यार ये डायरेक्ट कंप्रोमाइज है, तो आप सीटी जी हम डिस्कस कर लेंगे, आप कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि अब परफोरेशन देखने के लिए क्या बेसिक क्या है? परफोरेशन देखने के लिए आप बेरियम करेंगे कि आप क्लिनिकल प्लस सीटी करेंगे, सॉरी एक्सरे करेंगे, तो दोबारा आप अपने साथ में यही करते जाएं, बेसिक पे आप लोग आगे। ठीक है जी, तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, आई एम डॉक्टर यूसुफ, और जी नहीं नहीं, कांट इंडिकेटेड है, सर्जरी पे जाएंगे स्ट्रेट अवे। एंडोस्कोपी किससे पॉसिबल सिवियरिटी देखना चाह रहे हैं, स्टेज करना है, सिवियरिटी क्यों देखना चाह रहे हैं आप उसका मैनेजमेंट हॉस्पिटल स्टे, उसको ट्रीटमेंट प्लान ये करना चाह रहे हैं। अगर वो लेट आ गया तो ठीक है, आप भी करेंगे, ठीक है, अगर आपको छोड़ देना है उसके के ऑर्डर पे कंप्लीट हो जाता है। परफोरेशन कब होती है? विदिन फर्स्ट 24 आवर्स, या तो उसके बाद 3 डेज बाद 7 डेज
बात करें परफोरेशन नहीं होती, ठीक है, इसी के लिए 24 आवर्स में आप चलिए जी। सबसे कॉमन जो है बच्चों में एक्सीडेंटल होता है, एडल्ट में क्रोसिव जैसा सुसाइडल होता है, अटेम्प्ट होते हैं, इंसिडेंटल एक्सीडेंटल भी हो जाते हैं, पर ज्यादातर सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द टाइम अल्कलीज यूज होता है। हमारे यहाँ जो है प्रिडोमिनेंट अगर आप देखेंगे तो एसिड ज्यादातर इंजेक्ट किया होता है उन लोगों ने। ये डिफरेंट, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम इतना ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों में अल्कलीज और एसिड में डिफरेंस क्या है और उसकी सिविरिटी किस तरह डिफाइन होती है। पीएच डिपेंडेंट है। अल्कलाइन जो है वो चूंकि उसमें टेस्ट और ऑर्डर होता नहीं है, इसलिए उसको ज्यादा इंजेक्ट किया जाता है। अगर वो कोई एक्सीडेंटली पी रहा है तो वो पीता जाता है, उसे अंदाजा नहीं होता। एसिड में ये कि जूनी बच्ची है पीती या कोई एडल्ट पीता है तो गलती से अगर पी रहा है तो स्पिट आउट कर लेते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल एसिड है, इसलिए एसिड की इंजेक्शन कम होती है अमाउंट, और अल्कली की अमाउंट की इंजेक्शन ज्यादा होती है। डेथ ऑफ इंजरी अल्कलीज की ज्यादा होती है, क्योंकि वो लिक्विफेक्टिव ने प्रोसेस करा के डीप चला जाता है। एसिड जो है इमीडिएटली कोगुलेशन करा देते हैं और फिर उसके अंदर इनसाइड द वॉल, इसोफेजियल वॉल या इनसाइड द गैस्ट्रिक वॉल, उनकी अंदर जाना जो है कंपैरेटिवली बहुत कम होता है, डिप उसकी कम हो जाती है। ठीक है जी। गैस्ट्रिक इंजरी जो है उल्टा लिखा है, एसिड के साथ गैस्ट्रिक इंजरी स्टमक में ज्यादा होती है। ठीक है जी। और अल्कली जो है गैस्ट्रिक इंजरी ज्यादा नहीं कराती, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है जी। और एडिशनली जो एसिड की इंजरी कराती है प्रिडोमिनेंटली, जितने भी हमने देखे हैं केसेस पाइलोरस में स्टमक में प्रिडोमिनेंट इंजरी, उसकी ये रीजन ये होता है कि पाइलोरस स्पाज्म में चला जाता है और एसिड जो है उधर रिटेन हो जाता है। तो प्रिडोमिनेंट जो इंजरी होती है स्टमक में वो पाइलोरस में होती है। स्टेनोटिक स्ट्रक्चर बाकी स्टमक ऊपर ठीक होता है, स्ट्रक्चर जो प्रिडोमिनेंट होता है वो पाइलोरस में होता है। यहाँ पे आपको ना अल्कली या एसिड के साथ आ सकता है कि अल्कली तक पहुंचती नेक्रोसिस होती है और एसिड तक पहुंचती है। ये देखिए अल्कली एल एल से लिक्विफेक्टिव हो गया, एसिड सी के साथ हो गया। ये अच्छा हिंट दिया आपने। तो ये एक नीचे जो लिखा है ना, एसिड लिक एसोफेगस एंड बाइट द पाइलोरस एंटर। ठीक है जी। एसोफेगस को एसिड लिक करता है, कुछ खास कुछ इतना नुकसान नहीं करता, पर जो बाइट लगाता है वो एंट्रम पे। तो प्रिडोमिनेंटली उनकी इंजरी जो होती है वो एंट्रम में ज्यादा होती है। ठीक है जी। और अपोजिट है अल्कली के साथ। ये वो कॉन्सिक्वेंसेज और ड्यूरेशन के हिसाब से एक्सपोजर, जिस तरह पहले डॉक्टर शहजाद ने बताया कि नेक्रोसिस जो है और परफोरेशन जो है वो 24 to 72 आवर में होगी। अल्सरेशन और फाइब्रोसिस फिर आपकी 2 to 3 वीक्स में हो जाती है, और फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन डिपेंड करता है 8 डेज से लेकर ईयर्स लग जाते हैं उसको डेवलप होने में। एंड एट द एंड कार्सिनोमा। प्रेजेंटेशन वाइडली वेरी करता है कि प्रिडोमिनेंट इंजरी कौन से साइड पे हुई है। तो हॉर्सनेस, परफोरेशन, ओरोफैरिंजियल बर्न, हाइपोटेंशन, शॉक, कुछ भी इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन होते हैं। जो प्रिडोमिनेंट स्टडीज हुई है, ये वही स्टडी है जरगर साहब की, जिसने इस स्टडी को लेके ये क्लासिफिकेशन बनाई थी जो आप लोग सिनेरियो अटेम्प्ट कर रहे हैं। पुरानी स्टडी है, 89-91 में ये क्लासिफिकेशन आई थी। तो ये उसकी ये उन पेशेंट है 41 पेशेंट, तो उन्होंने जो नोट किया तो ओरोफैरिंजियल इंजरी उनमें 30 पेशेंट में थी, इसोफेजियल इंजरी 27 में थी और गैस्ट्रिक इंजरी 17 में थी। ज्यादातर जो मैंने रेफरेंसेस लिए होंगे वो ही जरगर साहब वाला जो पुराना है उसी से हमने उठाए हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैनेजमेंट में प्रायोरिटी में आप एबीसी करते हो, अनस्टेबल है तो आप इंटुबेट करते हो या ट्रैकियोस्टोमी करते हो। जो मैंने कहा कि प्रायोरिटी दी जाती है ट्रैकियोस्टोमी को आजकल। गैस्ट्रिक रिवाज कंट्राइंडिकेटेड है, मिल्क एंड वाटर का कोई प्रोन बेनिफिट नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन का कोई बेनिफिट नहीं है, आप अवॉइड करते हो न्यूट्रलाइजेशन। एक्सरे आप करते हो, दोनों एक्सरे आप देखें तो एक एक्सरे में क्या दिख रहा है, एक में तो गैस अंडर डायफ्राम क्लियर कर देते हो, दूसरे में क्या दिख रहा है, हार्ट के साथ एयर शेडो है ना। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब इसोफेजियल परफोरेशन हो चुकी है, मीडियास्टिनम में एयर पहुंच चुका है। तो आपने एक्सरे देखने और चेस्ट एक्सरे में आपने शायद थोड़ा सा स्ट्रीक हार्ट के साथ हो, तो आपने इस पे कंसंट्रेट करना कि मिस हो कि गैस अंडर डायफ्राम पिक करना आसान है पर दूसरे में मिस होने के चांसेस होते हैं। एंडोस्कोपी इज बेसिकली कॉर्नरस्टोन ऑफ डायग्नोसिस। रिकमेंडेशन ये है कि आइडियली आप 48 आवर के अंदर अंदर कर लें। ठीक है, पर अगर 48 आवर से ज्यादा एक्सटेंड कर जाए तो 96 आवर तक, 4 डेज तक आप सेफली कर सकते हो, पर आपने प्रिकॉशन लेने हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके साथ फील्ड स्कोप और जितना थिन स्कोप हो तो बेहतर होगा अगर आप इंटरवीन करेंगे। ठीक है जी।
सिडेशन अच्छी होनी चाहिए कि मरीज उस वक्त बर्पिंग कपिंग वगैरह ना करे, ठीक है। एंडोट्रेकियल इंटुबेशन अगर इफ नीडेड, या अच्छा कंट्राइंडिकेशन इसमें लिखी हुई है, परफोरेशन सिवियर सुप्राग्लैटिक एंड एपिग्लैटिक बर्न, अगर परफोरेशन है तो फिर ये एंडोस्कोपी आपकी कंट्राइंडिकेशन। ये वही क्लासिफिकेशन है एंडोस्कोपिक जर्गर क्लासिफिकेशन। तो अगर कुछ एरिथीमा एडिमा माइल्ड सा है तो वो ग्रेड 1 है। 2 में प्रीडोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट म्यूकोजल और सब म्यूकोजल होती है, मस्कुलरिस तक बात नहीं हुई, मस्कुलरिस आप देखते नहीं हो एंडोस्कोपी, और वैसे ही ओवरऑल है कि जो 2 वाली इंजरीज जिस पे आप एंडोस्कोपी में देखते हो यूजुअली म्यूकोजल और सब म्यूकोजल इंजरीज होती है, ठीक है जी। अगर सुपरफिशियल आपको लग रही है तो ये 2A है, अगर डीप सरकमफ्रेंशनल है और डीप आपको लग रही है तो ये 2B है, अगर आपको कहीं भी नेक्रोसिस लग रही है तो ये 3 है, और परफोरेशन जो है वो ग्रेड 4 है। ये सिटी ग्रेडिंग है जो आजकल ऑलमोस्ट उसकी रिप्लेस कर रही है जर्गर को, एंडोस्कोपी को अवॉइड करने के लिए सिटिंग ग्रेडिंग आजकल की जा रही है। ये ऑलमोस्ट वही ग्रेड है जो कि उसमें जर्गर वाली है। ग्रेड 1 में आपको कुछ नहीं मिलता, आपको ऑलमोस्ट नॉर्मल मिलता है। ग्रेड 2 में आपको एडिमेटस वॉल थिकनिंग विदाउट पेरिसोफिजियल सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट मिलती है, तो इसमें मतलब ये है कि म्यूकोजल सब म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ग्रेड 3 में एडिमेटस वॉल थिकनिंग होती है, ठीक है, जिसमें पेरिसोफिजियल सॉफ्ट टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन और आपको इंटरफेस मिल जाता है, और एडिमेटस वॉल थिकनिंग पेरिसोफिजियल सॉफ्ट टिश्यू बर्निंग हो जाती है, और डिसेंडिंग एओर्टा तक या सराउंडिंग एरिया तक आपकी एडिमा पहुंच जाता है, ठीक है जी। नहीं कंट्रास्ट के साथ, कंट्रास्ट ग्रेड 3 में आईवी कंट्रास्ट, ग्रेड 3 में जो है वेल डिमार्केटेड टिश्यू सरफेस का मतलब है कंट्रास्ट लिया है, नहीं ओरल नहीं है, आईवी कंट्रास्ट के साथ एओर्टा में कंट्रास्ट दिख भी रहा है। ग्रेड 1 to 3 दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मल ये 1 to 3 है, वो 1 को नहीं दिया है, मतलब 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 या दोनों होती है। तो 1 में होता है ये कि सिर्फ एलिवेटर स्वेलिंग होती है, 2 होता है कि ज्यादातर कंट्रास्ट स्वेलिंग के साथ कंट्रास्ट यहाँ पे होती है। 3 में कंट्रास्ट नहीं वो नेटवर्क शो कर रही है, क्योंकि वहाँ पे फिर खत्म हो गया, तो ये सीवियरिटी के सीवियर है। तो अब अगर आप एग्जाम में सिवियरिटी में देखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर एंडोस्कोपी के साथ साथ आते तो आप सिटी के साथ लिखना है, क्योंकि ये आजकल इन है। मेरे रेजिडेंसी में मेरे कंसल्टेंट ने इसकी प्रेजेंटेशन दी थी, तो उस वक्त इसका मतलब है ये इन है टॉपिक आजकल डिस्कस हो रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये उसी जर्गर वाली जो पेपर है उससे उठाया हुआ है, डिपेंड्स करता है कि आपकी जर्गर क्लास कौन सी है और उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कितने हैं। तो अगर आप 2A तक देख ले तो इसमें इसकी स्टडी वाले में जो ज्यादातर पेशेंट थे 2A तक जितने पेशेंट थे तो उसमें अर्ली और लेट कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो 2A तक बहुत सेफ है जोन है। पर जो ही 2B या 3 को आप क्रॉस करते हो तो आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, 2B में स्ट्रक्चर 10 पेशेंट आउट ऑफ 14 में बन रहे हैं, और ग्रेड 3 में आउट ऑफ 31 पेशेंट स्ट्रक्चर 26 में बन रहे हैं। सो ऑलमोस्ट मोर देन 80% चांसेस यही है कि जो 2B एंड अबव है उनको स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, ठीक है जी। और यही 3 जो है ये खुद भी परफोरेशन में जा रहा है, 4 तो डायरेक्ट है, 3 भी परफोरेशन में जाने के चांसेस है। तो ये आपका हाई रिस्क पेशेंट है जिनको आप लोग आईसीयू में रखते हो। ये वही है, वेल नाउन है, हमने उधर से मैंने उठाया है स्ट्रेंजर से। तो अगर आप एंडोस्कोपी करते हो, एंडोस्कोपी से पहले अगर परफोरेशन आपको पता चल गई है तो फिर तो बाहर मरीज डायरेक्ट सर्जरी में चला जाएगा। पर अगर आपने एंडोस्कोपी की और 2A तक है, जैसा कि आपने जर्गर की स्टडी से हमें अंदाजा हुआ कि 2A तक कोई खास इश्यू नहीं कर रहा, तो इस मरीज को आप ओरली लिक्विड अलाउ कर लेते हो और इसको डिस्चार्ज भी कर देते हो, ठीक है। 2 परफोरेशन है तो स्ट्रेट सर्जरी में चला जाएगा। 2B और 3 मरीज जो ये आपकी आईसीयू और आईसीयू में जाएंगे, क्योंकि इनको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा है, इनको स्ट्रक्चर परफोरेशन और ब्लीड के चांसेस ज्यादा है, तो इनको आप एनपीओ रखेंगे, ठीक है, इनिशियली, और इनको स्पेशल केयर में रखेंगे, चाहे वो एचडीयू हो चाहे वो आईसीयू केयर। और यही मरीज है जो कि फ्यूचर में भी मसले करेंगे, जिनको स्ट्रक्चर्स होंगे जो बार बार आएंगे। 2B तो आपकी एंडोस्कोपी का आपको ये पता चल जाता है कि उस वक्त भी डिसीजन हो जाता है, और अब उसको प्रोग्नोसिस फ्यूचर की भी बता देते हो कि फ्यूचर में क्या कॉम्प्लिकेशन। अच्छा जी, इंसिडेंस ऑफ स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल 26 to 55% है, ग्रेड 2 में 71, और ग्रेड 3 में देखिए 100% ऑफ द ग्रेड 3 आर गोइंग टू डेवलप स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। कॉमनली टाइम पीरियड जो 80%
हो जाते हैं, पर इनकी ड्यूरेशन वेरी करता है, अप टू 1 ईयर लेट भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर पे अगर आते हैं तो उसको हम कब इवेलुएट करें या फर्दर डायलेट करें? ठीक है जी, तो डायलेटेशन शुड बी अवॉइडेड इन द फर्स्ट 3 वीक्स एटलीस्ट, चाहे वो उसको डिस्पेजिया भी हो, आप उसको अल्टरनेट फीडिंग करें पर उनको डायलेट नहीं करेंगे आप, क्योंकि उसमें परफोरेशन के चांसेस ज्यादा है, उस वक्त फाइब्रोसिस हो रही होती है। ठीक है जी, सेशन जो है यूजुअली कोरोसिव स्ट्रक्चर में दूसरे स्ट्रक्चर के मुकाबले में ज्यादा सेशन की नीड होती है, और आपका लुमेन डायमीटर 14 मिलीमीटर यूजुअली होता है, 14 मिलीमीटर इज इनफ, उसके बाद आपकी डिस्पेजिया नहीं रहता। रिफ्रैक्टरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? तो आपको रिफ्रैक्टरी स्ट्रक्चर का अंदाजा, अगर कोई स्ट्रक्चर लॉन्ग है, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, या ट्रीटमेंट लेट हुई है, तो उसमें अच्छा बेलून डायलेटेशन वाले, ये या सीटीपी थिकनिंग है, एसोफेजियल वॉल थिकनेस, तो ये प्रेडिक्टर है कि इनको ये स्ट्रक्चर रिफ्रैक्टिव होंगे, इनको बार बार डायलेटेशन की नीड आएगी। रिफ्रैक्टरी का टर्म मैं थोड़ा डिफाइन आगे कर लूंगा। एंडोस्कोपिक डायलेटेशन अगर किसी की फेल्ड होती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? लेजर हो सकता है, इंट्रालीजनल स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, या माइटोमाइसिन, जिस तरह मैडम ने अभी बताया, प्रोस्थेसिस प्लेसमेंट, स्टेंट प्लेसमेंट होती है, वो यूजुअली जो रिकमेंडेड स्टेंट है वो बायोडिग्रेडेबल है, वो बहुत बेहतर है। अदरवाइज आप फुली कवर्ड स्टेंट हो, जिसको आप यूजुअली 12 to 16 के बाद रिमूव कर लेते हो, ठीक है, या एंडोस्कोपिक स्ट्रक्चर इंसिजन भी है, आप उसको काट लेते हो। स्टेरॉइड का रोल ऑलरेडी कुछ स्टडीज में प्रूवन है, कुछ कहते हैं कंट्रोवर्शियल है, और जो मेटा एनालिसिस है वो कह रहे हैं कि खास बेनिफिट नहीं है, और ये फ्यू स्टडीज जो है, ये जो इंडियन स्टडीज है, ये कह रहे हैं कि इंट्रावीनस स्टेरॉइड जिनको दी थी, तो उनका उनकी जो कंपैरेटिवली डायलेटेशन के सेशन की नीड थी वो कम पड़ी। esophageal carcinoma, the most important and late complication, usually 20 to 30 ईयर बाद हो सकता है, ठीक है, अर्ली भी रिपोर्टेड है, पर यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम 10 to 30 ईयर्स में के दरमियान हो जाता है। एडिनो स्क्वेमस कॉमनली दोनों हो सकते हैं, और ये स्क्वेमस प्रिडोमिनेंटली ज्यादा हो जाते हैं, स्ट्रक्चर जो सेगमेंट है उसी एरिया में होगी प्रेगनेंसी। इंडोस्कोपिक स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है, पर कब रिकमेंडेड है ये अभी तक कंट्रोवर्शियल है। ड्यूरेशन यूजुअली कहते हैं कि 10 to 20 ईयर बाद, यही जो ड्यूरेशन है 1 to 3 डिकेड, तो इसके मुताबिक ही आप शुरू कर ले। और फिर जब एक दफा आप सर्विलेंस शुरू कर लेती है 15 to 20 ईयर बाद, तो उसको आपने 1 to 3 ईयरली फिर रिपीट करना है। मैं अगर समराइज कर दूं तो सिवियरिटी डिपेंड करता है अमाउंट पे, कंसंट्रेशन कितनी है और कौन सी है, अल्कली है कि एसिड्स है, और पेरेंशियल बर्न जो है इट डज नॉट प्रिक्लूड द प्रेजेंस ऑफ एसोफेजियल और गैस्ट्रिक इंजरी। इसका मतलब है कि जिनकी ओरल कैविटी ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डीप इंजरी नहीं है, ठीक है, तो डीप इंजरी ओरल कैविटी ठीक होने वाली की भी हो सकती है। तो यहाँ से आप अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक आपने एंडोस्कोपी नहीं की। बाकी न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, एंटीएमेटिक सब कुछ कंट्राइंडिकेटेड है। एंडोस्कोपी शुड बी डन आइडियली विद इन 24 to 48 आवर। और एंडोस्कोपी कंट्राइंडिकेटेड है कब? जब हेमोडायनामिकली अनस्टेबल हो, जब आपको परफोरेशन का एविडेंस मिल रहा हो, मरीज सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हो, या आपको लग रहा है कि उसको लेरेंजियल एडिमा या एपिग्लॉटिक या ग्लॉटिक एडिमा है, तो इंटरवीन ना करे तो बेहतर है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आप लोगों हमने डिस्कस कर लिया कि स्ट्रक्चर और मेलिग्नेंसीज हो सकते हैं। ये क्यों स्ट्रक्चर की जस्ट क्यों डिफिनेशन, ये स्लाइड बहुत पहले जब मैंने हैंड थे तो उसकी मैंने शेयर भी की थी, जब मैंने रेजिडेंसी में लिखी थी उस वक्त। तो सिंपल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? फोकल होगा, शॉर्ट होगा, 2 सेंटीमीटर से छोटा होगा, स्ट्रेट होगा, और उसको आप यूजुअली स्कोप से ट्रेवर्स करना आसान होता है, जैसा कि शॉर्ट्स गियरिंग, एसोफेजियल वेब और 50 स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर जब आप स्कोप से ट्रेवर्स कर लेते हैं तो उसके साथ टूट भी जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, डिस्पेजिया इंप्रूव हो जाती है। ये जो सारे हमने लिखे, शॉर्ट्स की रिंग्स, एसोफेजियल 50 स्ट्रक्चर, तो फिर भी आप इंटरवीन करते हो, और जब स्कोप जाता है तो ठीक हो जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो होंगे जो इर्रेगुलर होंगे, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा होंगे, और उसको आप स्कोप से नेगोशिएट नहीं कर पाते। जो कोरोसिव स्ट्रक्चर होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्स होंगे, पोस्ट रेडियोथेरेपी जो स्ट्रक्चर होंगे। रिफ्रैक्टरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो मेरा कंसल्टेंट अगर आएगा, तो अगर एसोफेगस का होगा तो ये क्वेश्चन तो हर हाल में पूछेगा। डॉक्टर ओम प्रकाश अगर आएंगे तो वो बहुत पूछते हैं इसमें। ये मैंने उसी की वजह से मैंने उस वक्त प्रिपेयर किया जब मैं ट्रेन था, तभी होते हैं रिफ्रैक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जिनको 5 सेशन या इससे ज्यादा सेशन की नीड होती है वो 2 वीक्स उसकी डिस्पेजिया इंप्रूव करने के लिए, मीन
to 14 मिलीमीटर डायमीटर अचीव करने के लिए, दे आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर। अगर 5 से कम की नीड है देन दे आर ओके। रिकरेंट किसी कहते हैं, एक दफा आपने डायलेट कर दिया 14 मिलीमीटर तक, और विद इन 4 वीक्स उसको फिर डिस्पेजर शुरू हुआ और दोबारा डायलेटेशन की नीड आ रही है, इसको रिकरेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है जी, ये अच्छा नहीं दिखेगा। मैंने अपनी बुक में जो पेज अटैच की थी, जो रिकमेंड करते हैं हाँ, तो ये मेरे बुक में अटैच थी, मैंने स्नैपशॉट उस वक्त शेयर भी किए थे। तो ये मेरे अपनी बुक की, हाँ, जो स्नैपशॉट मैंने शेयर की वो मैंने दोबारा उठाई है। ठीक है, ये 2016 की एक स्टडी थी जिससे मैंने ये उठाए थे, और एसजी की गाइडलाइन है 2018 की जिससे मैंने ये उठाई थी कि रिफ्रैक्टिव स्ट्रक्चर अगर होगी, जो डिफिनेशन आपने बता दी, तो उसकी डिपेंड करता है कि वो है कहाँ पर। अगर वो छोटा है, जैसा कि हमने कहा कि सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसको आप इंसिजनल थेरेपी करेंगी प्लस डायलेटेशन करेंगी और मैक्सिमम 3 सेशन तक कर सकते हो। अगर ये फेल होता है तो फिर आप स्टेंट प्लेसमेंट करेंगी, जो कि आप बायोडिग्रेडेबल विल बी आइडियल। अगर वो नहीं है कास्ट की वजह से, अवेलेबिलिटी की वजह से, तो फिर आप उसकी मेटालिक स्टेंट करते हो, सेल्फ एक्सपेंडेबल मेटल स्टेंट आप प्लेस कर लेते हो। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, कोरेसिव है या 50 स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो फिर आप डायलेटेशन करते हो विद ट्राइमसिनोलोन इंजेक्शन। 3 मैक्सिमम सेशन कर सकते हो आप उसकी, उससे ज्यादा नहीं। अगर 3 में उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उससे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता। 40 मिलीग्राम का इंजेक्शन आप डाइल्यूट करते हो और उसको 4 क्वाड्रेंट में लगाते हो। ये अभी तक ऑब्वियसली क्लियर नहीं है कि डायलेटेशन लगाना चाहिए आफ्टर डायलेटेशन। ज्यादा स्टडीज कहते हैं कि आफ्टर, जहां पर मैंने काम किया तो वहां पर आफ्टर डायलेटेशन लगाते थे, स्ट्रक्चर को एक दफा ब्रेक करते, फिर उसी एरिया में जहां पर ब्रेक ज्यादा है उस दोबारा फाइब्रोज ना हो एरिया। ठीक है जी, तो आप ये करते हो। अगर ये फेल्ड होते हैं तो फिर आप स्टेंट प्लेसमेंट कर सकते हो। स्टेंट प्लेसमेंट के बाद भी अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो फिर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कहां पर है। अगर ये प्रोक्सिमली है, विद इन 15 सेंटीमीटर ऑफ द इसोफेगोफेरेंजियल जंक्शन है, तो फिर आप सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप एनास्टोमोसिस नहीं बना सकते। तो उसके लिए आप सिर्फ बूगी करते हो, उनको एडवाइस कर देते हो, बूगी कराते हैं खुद ही वो। अच्छा, अगर मिड या डिस्टेंस में तो फिर सर्जरी पॉसिबल है। आपसे 15 सेंटीमीटर से अबव अगर डिस्टेंस है तो फिर सर्जरी कंपैरेटिवली इजी होती है एनास्टोमोसिस बनाने में। तो फिर आप सर्जरी को प्रीफर करते हैं कि सर्जरी कर दो। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। स्टेंट प्लेस कर दे, पर उसमें अगर वो जो आपका सिंथ है ना, और वो जो नहीं वो प्रोग्रेस करता है, तो शायद वो स्टेंट को इतना मजबूती से पकड़ ले कि वो फिर आप रिमूव ही ना कर सकते। इसलिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये स्टेंट जो है ये रिफ्रैक्टिव डिफिनेशन के बाद रिकमेंडेड है। और रिफ्रैक्टिव प्लास्टिक स्टेंट भी आप उसी तरह प्लेस कर सकते, जिस तरह आप सेल्फ एक्सपेंडेबल मेटल स्टेंट प्लेस करते हैं, उसी तरह प्लास्टिक भी प्लेस कर सकते हैं। नहीं, सेल्फ आए हुए हैं, सेल्फ एक्सपेंडेबल प्लास्टिक स्टेंट जो है वो सेल्फ एक्सपेंडेबल मेटल स्टेंट से ज्यादा अच्छे हैं। तो माइग्रेशन के रेशियो के काम में इसी वजह से उसकी माइग्रेशन की काफी कम है। वो नहीं है लोग मेरे ख्याल तक वो है, लेकिन सेल्फ मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि 12 to 16 वीक्स देखिए स्ट्रक्चर के लिए 12 to 16 वीक्स। ये पोरोसिटी टेक में आ जाए अपने कांसेप्ट क्लियर करने के लिए। आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन तो आप पिक करने लगे क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री दी होगी, उससे क्या पूछेगा? देखिए डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा कि इसमें आप स्टेप्स क्या करें। तो अब आपने जिस तरह आंसर दिया आपको की है देखिए इससे की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी आपने स्टेप्स में मेरे